श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट गुरुवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में किया गया। नार्को टेस्ट में आफताब ने एक बार फिर श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। कुछ सवालों के जवाब देने में आफताब ने थोड़ा समय लिया, लेकिन सवाल दोहराए जाने पर उसने जवाब दिया। टेस्ट के दौरान आफताब बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आरोपी आफताब ने नार्को टेस्ट के दौरान श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। आज जो हमारा नार्को टेस्ट हुआ मोर देन 2 आवर्स तक चला है। सर कौन कौन लोग थे, कितने लोगों की टीम थी? ये हमारी जो टीम थी उसमें हमारे एफएसएल के साइकोलॉजिस्ट थे, फोटो एक्सपर्ट थे और बाकी अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम साथ में थी। सर कितने बजे टेस्ट शुरू हुआ था और क्या सेटिस्फैक्ट्री हुआ? मॉर्निंग में टेस्ट हो गया था और वो कंडक्ट कर लिया गया। क्या दोबारा फिर बुलाया जाएगा सर? अगर जरूरत पड़ी नार्को तो भी हो सकता है या फिर आगे क्या प्रक्रिया रहती है सर? नार्को के बाद में पोस्ट नार्को टेस्ट होता है, अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। सर एफएसएल में किया जाएगा, ये कब तक किया जाएगा सर? पोस्ट नार्को का मतलब क्या होता है सर? प्रक्रिया बता दीजिए। एक फिर से काउंसलिंग की जाती है, एक सेशन और होता है, वो किया जाता है। क्या हॉस्पिटल में होगा या एफएसएल? वो एफएसएल के अंदर होगा, अगर होगा तो। क्या आफताब कंफर्टेबल था सर? मतलब आई मीन कॉन्फिडेंट लेवल में जवाब दे रहा था या फिर उसमें भी काफी जद्दोजहद? ये देखिए अभी इसका एग्जामिनेशन अंडर एग्जामिनेशन है रिपोर्ट, और रिपोर्ट जल्दी सबमिट कर दी जाएगी। क्या जवाब दे रहा था? नार्को टेस्ट कर लिया गया है और इसकी जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। पीएम ने कहा कि यह समय भारत की आध्यात्मिक परंपरा से प्रोत्साहित होने का है, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम करने की वकालत करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को अधिक बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों का मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो विकास संबंधी योजनाओं का तैयार करता है। I made the point to mention the fact that it's important for us today, including in the G20 context, to reassert and re-articulate our reverence for nature. And reverence for nature doesn't mean completely human-centric. I mean, it's nature in its entirety. So there are, deep traditions in our country. It's part of our culture. In many of us, I mean, it may not have been explicitly taught. It's habit. It's habit which we pick up from our families, from the environment around us, and it's just often we don't reflect on our habits. We sometimes, frankly, imitate the habits of other people. I'm not saying that's necessarily wrong, but certainly the more we delve into our own beliefs and traditions and heritage, I think there are sources of strength, including in the precise point you made, which is that we should be caring of nature in its widest possible definition, including all beings and all forms of nature. Now, if I were to move from that to something very different, which is how do you, because this is, in a sense, that's a lifestyle question she's asking. Yours is more a statecraft kind of question. The statecraft here is really how do you manage contradictions? How do you have different agendas, different partners, different abilities to deal with them? And that is actually a challenge for diplomacy.